गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। अपवाह के अंतर्गत हमने कल बात की कि अपवाह क्या है कि नदी का भी हो सकता है, सागर का भी हो सकता है, महासागर का भी होता है। ये सरिताओं के रूप में, धाराओं के रूप में प्रमुखतः बहता है, उसे प्रमुखतः क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि कल जो अपने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था, उससे पहले जो अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी तैयारी है, आप साथ साथ करते रहें। साथ साथ तैयारी करने से क्या होगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और तैयारी होने के साथ साथ क्या, अभी अपना क्रम है लगातार चैप्टर्स का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रीवियस चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं उनकी तैयारी अपनी लगातार होती रहे। और उसके साथ साथ जो अपना अध्ययन अभी चल रहा है वर्तमान में, उसकी तैयारी अपनी साथ साथ हो ही रही है। तो जब एग्ज़ाम अपने होंगे तो उस समय अपनी तैयारी प्रिपेयर सबकी मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितना कंप्लीट हो गया उसका दोहरान करते रहें और जो चल रहा है उसको सतत साथ साथ में पढ़ते रहें, उसको समझते रहें। आज हम आगे बात करेंगे अपवाह के अपने आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की और उनको समझने का प्रमुखता प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है अपनी अपर्दन की कि अपर्दन क्या है। अपर्दन अगर प्रमुख रूप से कहा जाए तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब हवा के कारण, तेज बहाव के कारण क्या है कि जब मिट्टी के जो ऊपर की जो परत है वो उड़ जाती है या बहकर चली जाती है, तो उसको प्रमुख रूप से इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपर्दन की क्रिया कहा जाता है। इसको हम परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बात आती है कि उस प्राकृतिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के तेज बहाव के कारण उड़ जाती है। यानी उस प्राकृतिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें क्या है कि मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है वो क्या है कि या तो तेज वायु के कारण या जल के बहाव के कारण वो ऊपरी परत क्या है, उड़ जाती है या दूसरे स्थान पे चली जाती है, बह के या उड़ के चली जाती है। तो प्रमुखतः इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? अपर्दन कहा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि फसल उगाते हैं जो कृषक, उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो जब उड़ के चली जाती है दूसरे स्थान पे, तो नीचे की जो मिट्टी है वो सख्त व कठोर रहती है, जिसके कारण क्या है कि फसल का कम उत्पादन होता है और किसानों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इसमें का मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व है, ऊपर की जो परत है वो उड़ के चली जाती है और दूसरे स्थान पर चलाने का कारण क्या होता है, या तो तेज बहाव पानी का या वायु की तेज गति। ये प्रमुख रूप से अपर्दन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार बताई गई है। बात आती है कि मध्य व निचले भागों में अनेक निक्षेपण आकृतियों का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि जो मध्य या जो अनेक भाग है वो जब मिट्टी के ऊपर की परत है उड़ के चली जाती है दूसरे स्थान पे, तो उसके बाद में जो नीचे है वो विभिन्न प्रकार की निक्षेपण आकृतियों का निर्माण होता है। और विभिन्न प्रकार की निक्षेपण आकृतियां होने के कारण क्या है कि वो अलग ही आकृतियां, स्थल आकृतियां बन जाती है, जिनके नज़ारे अद्भुत और अनोखे देखने को प्रमुख रूप से मिलते हैं। बात आती है कि पूर्व विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसके द्वारा कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां, कुछ विभिन्न प्रकार के डेल्टा है, वो इस क्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा, प्राकृतिक क्रिया या नियम के द्वारा क्या है वो रूप लेते हैं और अपने आप को क्या है डेल्टाओं के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने आप को बदल देते हैं। बात आती है कि डेल्टा क्या है, तो प्रमुख रूप से क्या है कि पानी के बहाव के कारण जो नदी का जो अंतिम छोर होता है उसके बाद में की जो क्रिया प्रमुख रूप से आती है वो डेल्टाओं के रूप में आती है। इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात आती है नदी के अंतिम भाग पर ढलान कम होती है। हम देखते हैं कि नदी जो बह रही होती है उसका जो अंतिम भाग होता है, अंतिम छोर होता है, वहां हम देखते हैं सामान्य की तुलना में ढलान क्या होती है, कम होती है। और बात आती है आगे, तथा अवसादों को अधिकता होती है। अवसाद यानी प्रमुख रूप से गाद है या मिट्टी के भारी तत्व है या अन्य जो अपशिष्ट हैं वो प्रमुख रूप से अवसाद के रूप में, जिनको हम गाद भी कह सकते हैं और अन्य मिट्टी के भारी कण भी उनको कह सकते हैं। नदी की परिवहन शक्ति कम हो जाती है। जब देखते हैं कि नदी का अंतिम छोर होता है, अंतिम क्षेत्र होता है, वहां नदी क्या है, बहाव तेज गति नहीं होती। उस बहाव की प्रक्रिया में क्या है कि अवरोध आ जाते हैं। अवरोध होने के कारण क्या, उसकी गति कम हो जाती है। अंतिम छोर पे हम देखते हैं कि नदी तेज गति से नहीं बहती हुई निम्न गति से, मध्यम गति से प्रमुख रूप से बहती है।
जिससे अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। जिससे क्या है कि जो अंतिम स्थान है, अंतिम जो छोर है, वहां पे अवसादों का निक्षेपण होने लगता है, यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। मिट्टी गाद के रूप में एकत्रित हो जाती है। ये प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है इस निक्षेपण से एक विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण होता है। अब इस निक्षेपण की क्रिया होती है, इसके द्वारा क्या है, एक विशेष प्रकार की स्थल आकृति यानी भूमि की जो आकृति है उसका जो निर्माण होता है उसे प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इन डेल्टाओं निर्माण है बहाकर लाई गई मिट्टी या जो अंतिम छोर नदी का होता है उसके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है, डेल्टा का निर्माण हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है प्रायद्वीपीय नदियों की। अब आती है प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये प्रमुख रूप से किन पे निर्भर करती है, और प्रमुख रूप से क्या ये बारहमासी नदियां हैं या फिर कुछ समय के लिए नदियां बहती है। क्या कुछ नदियां हैं वो पूर्णतः सूख जाती है या कुछ पानी उनमें शेष रहता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो मौसम पे निर्भर करती है, और मौसम पे निर्भर होने के कारण क्या है, एक प्रकार से मौसम के समय इनमें पानी की अधिकता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है नदियों का प्रवाह है वर्षा पर निर्भर। जो नदियों का प्रवाह है, इनका बहते जल का जो स्तर है वो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है, वर्षा पे, बारिश पे निर्भर करता है, जिस कारण इनमें पानी इकट्ठा होता है, एकत्रित पानी होता है। बात आती है शुष्क मौसम में छोटी नदियां सूख जाती है। शुष्क मौसम होता है यानी जब गर्मी का मौसम होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी अधिक होती है, उस समय क्या होता है प्रमुख रूप से कि इन छोटी नदियों का पानी है वो प्रमुखतः गर्मी के समय में सूख जाता है, और सूखने के कारण क्या है, पानी की कमी इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इन नदियों में पानी की कमी प्रमुख रूप से हो जाती है। बात आती है बड़ी नदियां भी धाराओं के रूप में बहने लगती है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो भी क्या है कि प्रमुख रूप से जब वर्षा का मौसम नहीं होता तो वो सूखने के बजाय क्या है कि छोटी छोटी धाराओं में, पतली पतली लहरों के रूप में, धाराओं के रूप में बहने लग जाती है, और इनमें पानी क्या है प्रमुख रूप से कम देखने को मिलता है। तो एकदम छोटी नदियां हैं वो तो सूखने की स्थिति में आ जाती है, लेकिन कुछ जो बड़ी नदियां हैं उनकी भी स्थिति ऐसी रहती है कि वो भी एक धाराओं के रूप में, एक अपवाह के रूप में धीरे धीरे बहने लग जाती है। बात आती है प्रायद्वीपीय नदियों की गहराई कम व छिछली है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनकी गहराई कम देखने को मिलती है, और गहराई कम होने के साथ साथ इनका विस्तार भी क्या है कि अन्य नदियों की तुलना में कम व सामान्य देखने को मिलता है। बात आती है कुछ नदियों के केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। कुछ नदियां हैं वो क्या है कि उच्च भूमि है, उच्च स्थिति है, वहां से प्रमुख रूप से निकलती है, वहां से इनका प्रमुख रूप से प्रवाह होता है। बात आती है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो कौन से क्षेत्र से, कौन से भाग से प्रमुख रूप से निकलती है, तो ध्यान रखना प्रायद्वीप की जो नदियां हैं अधिकतर वो बंगाल की खाड़ी में से निकलती है। कहां से निकलती है प्रमुख रूप से, बंगाल की खाड़ी में से प्रायद्वीपीय है जो नदियां हैं, अधिकतर नदियां वो बंगाल की खाड़ी में से निकलती है। बात आती है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी, सबसे विस्तृत नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत नदी बताई गई है। उसके बाद में स्थान आता है कृष्णा नदी का। किसका आता है, कृष्णा नदी का। इस प्रकार कुछ बातें स्पष्ट होती है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो प्रमुख रूप से 12 मासी नदियां नहीं है, यानी 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं है। दूसरी बात है कि जब वर्षा कम होती है या वर्षा का समय नहीं होता तो उसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि नदियां, जो छोटी नदियां हैं वो तो पूर्णतः सूख जाती है और सूखने के कारण समाप्त हो जाती है, जबकि जो बड़ी नदियां हैं उनका भी जल स्तर कम हो जाता है। और जल स्तर कम होने का हम देखने को मिलता है कि वो नदियों का जो जल पहले वर्षा के मौसम में तेज बहाव से बह रहा था वो धीरे धीरे क्या है कि छोटी छोटी सरिताओं के रूप में, छोटी छोटी लहरों धाराओं के रूप में प्रमुख रूप से बहने लग जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से नदियां निकलती है, कहाँ से निकलती है, बंगाली खाड़ी से निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। और गोदावरी के बाद में किसका स्थान आता है, प्रमुखतः कृष्णा नदी का प्रमुखतः स्थान बताया गया है। अब बात आती है कि हिमालय की जो नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से उनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में बात करेंगे, हिमालय की नदियां। हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं
वो कौन कौन सी है? प्रमुख रूप से जो हिमालय क्षेत्र से जिन नदियों का प्रवाह होता है, जिन नदियां निकलती है हिमालय क्षेत्र से, उनके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं प्रमुख रूप से। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से इनका विस्तार है, इनका उद्गम है, प्रमुख रूप से इन क्षेत्र से निकलना उनका बताया गया है। बात आती है कि नदियां अधिक लंबी है। जो ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनकी लंबाई अधिक देखने को मिलती है। और लंबाई अधिक होने के कारण क्या है कि इन नदियों में पानी का बहाव भी क्या तेज गति से होता है। और प्रमुख रूप से इन नदियों का उपयोग है कि प्रमुख रूप से नौकायान के रूप में, जहाज के रूप में, और उसके साथ साथ परिवहन से संबंधित विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में भी क्या है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न एरिया से, विभिन्न क्षेत्रों से इनका जुड़ाव देखने को मिलता है और परिवहन और उद्योग और व्यापार की दृष्टि से इनका विशेष महत्व होता है। बात आती है अनेक महत्वपूर्ण व बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। अनेक जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और जो बड़ी नदियां हैं प्रमुख रूप से इन नदियों में आके मिल जाती है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो नदियां हैं ये बहुत सारी नदियों की प्रमुख रूप से क्या है, छोटी छोटी नदियां आके इन गंगा, ब्रह्मपुत्र और नदियों में प्रमुख रूप से आके मिल जाती है और अपने आप को विलीन कर लेती है। बात आती है नदी तंत्र की। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। यानी जो नदी है और उस नदी के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। वह नदियां जो किसी अन्य नदियों के साथ में जुड़ी हुई होती है और ये एक प्रकार से तंत्र, ये व्यवस्था का निर्माण होता है जिसे प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? नदी तंत्र। ये नदी व्यवस्था के तहत जो इनकी सहायक नदियां इनमें आके मिल जाती है तो इसको क्या कहा जाएगा? नदी तंत्र प्रमुख रूप से कहा जाएगा। बात आती है सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र है, ये भी एक विस्तृत क्षेत्र देखने को मिलता है और बहुत सारी नदियों का विस्तार है इसके तहत हमें देखने को मिलता है। और ये नदियां हैं विशिष्ट गुणों के कारण, विशिष्ट लक्षणों के कारण अपना विशेष महत्व भी रखती है। बात आती है कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है और किससे इसका संबंध है? तो ध्यान रखना, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट है। कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील के निकट है। तिब्बत में इसका जो स्थल है प्रमुख रूप से बताया गया है। किसका? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताया गया है। बात आती है पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है। ये नदी है सिंधु नदी, ये प्रमुख रूप से पश्चिम में बहते हुए कहां पे प्रवेश करती है? प्रमुख रूप से लद्दाख में जाके ये प्रवेश करती है। निकलती कहां से है? ये पश्चिम से बहती हुई और बाद में कहां पहुंच जाती है? लद्दाख में पहुंच जाती है। बात आती है एक सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। हम देखते हैं कि नदियों के बहाव के जल के द्वारा कुछ पर्वत और पहाड़ है, उनकी स्थितियां प्रमुख रूप से क्या है कि विघटित होने के कारण प्रमुख रूप से कुछ सुंदर गार्जों का निर्माण करती है, सुंदर आकृतियों का निर्माण करती है। वो प्रमुख रूप से किस कारण होता है? पानी के बहाव के कारण इन पर्वतों का, इन पहाड़ों का क्या है कि अपर्दन होता रहता है और इनमें कटाक्ष होने के कारण इनमें क्या है कि जो स्थिति है जो इन पहाड़ों पर्वतों की वो क्या है कि भुरभुर होने के कारण, टूटने के कारण क्या है एक सुंदर गार्ज का निर्माण कई बार देखने को मिलता है। बात आती है इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो सहायक नदियां हैं वो है जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। इस क्षेत्र की प्रमुख रूप से प्रमुख सहायक नदियां बताई गई है। बात आती है कि सिंधु नदी है, इसका प्रमुख रूप से किस क्षेत्रों से प्रमुखता जुड़ाव बताया गया है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से बलूचिस्तान, गिलगिल में बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सिंधु नदी है वो बलूचिस्तान और गिलगिल में बहते हुए कहां पे निकलती है? पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। बात आती है कि प्रमुख रूप से इस नदियों का संबंध है वो कौन से नदियों से संबंध? ध्यान रखना सिंधु नदी है, इसके तहत सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये सिंधु नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु नदी में प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब,
झेलम ये प्रमुख रूप से किस में अपने आप को विलीन कर लेती है? सिंधु नदी में अपने आप को, ये नदियां हैं वो अपना अस्तित्व खोके अपने स्वरूप को सिंधु नदी में विघटित कर देती है, उसमें अपने आप को नदियों में मिला देती है। बात आती है अंत में सिंधु नदी है वो पूर्व की ओर बहती है। अंत में है वो सिंधु नदी कहाँ, किस दिशा में बहती है? तो ध्यान रखना पूर्व की ओर बहती हुई अपने आप को किस में विलीन कर लेती है? ध्यान रखना अरब सागर में जाके ये समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना कि सिंधु नदी अंत में कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती हुई, और किस में मिल जाती है? प्रमुख रूप से अरब सागर में जाके मिल जाती है।